करेंगे हमारे एक नए टॉपिक के बारे से, है ना, जो कि है रिग्रेशन मॉडल। ठीक है। रिग्रेशन मॉडल क्या है? प्रिडिक्टिव मॉडल का ही एक पार्ट है। ठीक है। और प्रिडिक्टिव मॉडल सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है। सुपरवाइज्ड लर्निंग हम किसे कहते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग हम ऐसे ऐसी लर्निंग को बोलते हैं जहां पर अपने पास इनपुट और आउटपुट दोनों डिफाइन होता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास प्रिडिक्टिव मॉडलिंग रहता है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के बारे से थोड़ा सा देखते हैं कि प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या रहता है ना। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग क्या रहता है कि एक तरीका रहता है, एक मेथड रहता है ना, फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने का। ठीक है। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? हम मॉडल फॉर्म करते हैं, हमारे पास जो डेटा प्रेजेंट रहता है, और उससे हम फ्यूचर डेटा अपन फाइंड करते हैं। ठीक है। ये होता है प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ये अच्छे थोड़े इमेजेस दिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये इमेज हम देख रहे हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। टाइम के साथ साथ कैसे कैसे चेंजेस आता है, डेटा है हमारे पास, रिपोर्टिंग एनालिसिस करते हैं पहले, है ना, कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, है ना, और वो पर्टिकुलर इंसिडेंट क्यों हुआ। ठीक है। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या रहता है? व्हाट इज हैपनिंग नाउ, है ना, अभी क्या हो रहा है। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ठीक है। तो ये हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम आज देखेंगे रिग्रेशन मॉडल। ठीक है। रिग्रेशन के आपको मैं इक्वेशन दिखा देता हूँ। ठीक है। रिग्रेशन का इक्वेशन कैसे दिखता है, ये हम ये ऐसा हम एक रिग्रेशन का इमेज देख सकते हैं। ठीक है। ये हमारा रिग्रेशन का इमेज। ठीक है। तो ऐसे रिग्रेशन एनालिसिस होती है ना। रिग्रेशन के इक्वेशन कैसा रहता है? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बी y इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री प्लस डी, है ना। तो ये ऐसे हम रिग्रेशन का इक्वेशन देख सकते हैं। रिग्रेशन मॉडल में बहुत सारी चीजें रहती है। सबसे पहला रहता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, है ना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या रहता है? हमारा आउटपुट रहता है वो कंटिन्यूअस रहता है ना। जैसे कि हम कोई सा भी डेटा सेट देखते हैं, है ना, वहां पर से हमको समझ में आएगा। जैसे कि ये हमारा सीएसवी डेटा सेट है। ठीक है। तो सीएसवी डेटा सेट में क्या रहता है? वाई कंटिन्यूअस रहता है। जैसे कि ये हाइट की वैल्यू है, ये कंटिन्यूअस रहेगी 252 34, मतलब ये तो डिस्क्रीट दिखा रहा है ना, लेकिन पॉइंट में भी हो सकता है 250.6 250 34.5 ऐसा करके वाई इज इक्वल टू कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है। और एक्स की वैल्यू सिंगल रहेगी, जो इनपुट रहेगा वो सिंगल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमको इतने सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, और कॉलम्स एक्चुअल में दो ही रहेंगे, एक आउटपुट का रहेगा और एक इनपुट का रहेगा, है ना। इन ये जैसे कि यहाँ पर हाइट विड्थ को हम आउटपुट ले लेते हैं, है ना। तो आउटपुट क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा 173.3 250.5 248.4, और हाइट 253 234 ऐसा करके, है ना। तो जिसकी हाइट 250 है उसका विड्थ 173 है, ऐसा करके हमको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ऐसे तो हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों है यहाँ पर, है ना। ये मान के चला जाता है, और उससे फ्यूचर एनालिसिस होता है। ठीक है।
फिर इसमें तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे हम, y की वैल्यू कंटिन्यूअस रहेगी और x की वैल्यू सिंगल वैल्यू रहेगी, सिंगल कॉलम रहेगा। ठीक है, सिंगल वेरिएबल जो भी आप बोल सकते हैं, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर कोफिशिएंट का p वैल्यू निकालते हैं ना, जैसे कि आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिखाता हूँ मैं। ये हमारा रिग्रेशन का इक्वेशन रहता है ना। और ये ए बी एप्सिलॉन ये सब कोफिशिएंट रहते हैं, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट के कोफिशिएंट्स की पी वैल्यू हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर, और इसमें ये बोला जा रहा है कि पी वैल्यू 5% से कम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 5% से कम है तभी वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, मतलब, है ना। तो ये टर्मिनोलॉजी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है ना। इसके साथ हम इस अगर पी वैल्यू 5% से लेस आती है तब हम उस डेटा के साथ प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एफ स्टैटिस्टिक्स का पी वैल्यू हम निकालते हैं। एफ स्टैटिस्टिक्स हम थोड़ा सा देखते हैं। एफ स्टैटिस्टिक्स भी उसके एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। ये देखिए, जैसा पी वैल्यू होता है वैसा ही एफ वैल्यू भी होता है, ठीक है ना। और पी वैल्यू और एफ वैल्यू के बीच में से एक टेबल रहता है ना, उस टेबल को एनालाइज करके हम पी वैल्यू एफ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको टेबल भी दिखा देते हैं। ये हो गया एफ वैल्यू, ठीक है। सिग्निफिकेंस वैल्यू दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एफ वैल्यू अपना, तो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एफ वैल्यू के बारे से ये है कि इसमें पी वैल्यू लेस देन 5% होना चाहिए, जिसके कारण जिससे हम ये बोल सकते हैं कि रिग्रेशन इक्वेशन जो है ना, वो जो ओवरऑल रिग्रेशन इक्वेशन है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये इसमें ये बोला जा रहा है, ठीक है। इस बार पूरे इक्वेशन की बात करी जा रही है कि पूरे इक्वेशन को कैसे जज किया जाए, है ना। तो अगर 5% से कम है पी वैल्यू तो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आर स्क्वायर वैल्यू या एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू। आर स्क्वायर वैल्यू क्या रहता है, इटरेशन के साथ साथ आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ते जाती है, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू में क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उस डेटा की, है ना, एक्चुअल जो रिजल्ट आ रहा है उसको ही वो शो करता है ना। तो ये एक आर स्क्वायर वैल्यू और एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू में डिफरेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। आर स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 होना चाहिए, है ना। अगर आर स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन 0.8 है तो स्ट्रॉन्ग मॉडल है। आर स्क्वायर वैल्यू अगर लेस देन 0.6 है तो वो वीक मॉडल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मॉडल एजम्पशंस, है ना, कि मॉडल एजम्पशंस हम कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो एवेल्युएट द मॉडल एजम्पशन में क्या रहता है, पहली चीज लाइन एजम्पशन। दूसरी चीज क्या रहता है, assumptions अबाउट प्रिडिक्टर्स। तीसरी चीज क्या रहता है, assumptions अबाउट ऑब्जर्वेशन, ठीक है।